हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम स्टार्ट करने वाले हैं। 2 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया है। वो वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वो बाकी वीडियोस भी देख लेना। इस चैनल पे आपको सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं फॉर जून 2024 अटैम्प्ट एंड दिसंबर 2024 अटैम्प्ट के लिए बोथ ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. The reason for exemption of agriculture income from the central taxation is that Constitution gives exclusive power to make laws with respect to tax on agriculture income to the state legislature. अब आप सबने सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट रहती है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। नॉर्मल लेमैन यही बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, इनडायरेक्टली टैक्स लगता है। वही हम सीखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने लिख दिया कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? हालांकि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेते हैं, बट ऐसे उन्होंने एग्जम्प्ट क्यों लिख दिया? उन्होंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे लेती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, बट जो इनकम टैक्स बनाने वाली अथॉरिटी है वो चाहती थी कि जो एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाए। ठीक है, उसे स्टेट लेजिस्लेचर हैंडल करे, एक सिंगल अथॉरिटी रहे जो एग्रीकल्चर इनकम को हैंडल करे, ताकि फार्मर्स के साथ कुछ भी अनफेयर ना हो सके, सब कुछ फेयर रहे उनके साथ। इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम को पहले इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्प्ट किया गया। द रीज़न इज़ दैट कि एग्रीकल्चर इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी, उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर अपने टैक्स रिलेटेड लॉस बनाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं तब से एग्रीकल्चर इनकम बोल रही हूँ। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम? तो एग्रीकल्चर इनकम का मीन सेक्शन 2 क्लॉज 1A में एक्सप्लेन है। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है? कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो सेटिस्फाई कर दोगे तो मतलब आपकी जो इनकम आ रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। सबसे पहले रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, ये पूरा टेबल है, शॉर्ट में मैंने बनाया हुआ है। इसमें पूरा लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम की ये वाली कंडीशंस हैं, अगर आप ये चीज़ें सेटिस्फाई करते हो तो आपकी आने वाली जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। हम डायरेक्टली यहाँ से डिटेल में नीचे से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेंट एंड रेवेन्यू। अब एग्रीकल्चरल इनकम मतलब कि जो आपकी लैंड है उससे आपको इनकम हो रही है। अब उस लैंड से तो कितने टाइप्स की इनकम हो सकती है, जैसे कई लोग अपनी लैंड को ठेके पे देते हैं, कहते हैं ना ठेके पे दिया, मतलब रेंट पे देते हैं। आपने अपनी लैंड को रेंट पे दिया, रेंटल इनकम हो सकती है। आपने खुद वहाँ पे गेहूँ उगा के बेचा, वो इनकम हो सकती है। आपने अपनी लैंड पे घर बना दिया, उसे रेंट पे दे दिया, वो इनकम हो सकती है। बहुत कुछ हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम, है ना। बट हम इनकम टैक्स में कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे वो हमें पढ़ना है। तो हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग। सबसे पहले रेंट आ सकता है, एनी रेंट or revenue derived from a land which is situated in India and is used for agriculture purpose. कोई भी इनकम हो रही है जो आपको रेंटल इनकम हो रही है, कोई भी रेंटल इनकम। सबसे पहले रेंट देखते हैं, रेवेन्यू हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम रेंट देखते हैं। कोई भी हमें रेंटल इनकम हो रही है एक लैंड से जो कि इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, उस रेंटल इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। 3 कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सबसे पहले आपकी लैंड होनी चाहिए जो कि इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये है मेरे पास राम, इसके पास ये एक लैंड है, ये वैकेंट लैंड पड़ी थी, इसने शाम को ये लैंड रेंट पे दे दी और शाम ने बोला कि मैं इस लैंड के ऊपर गेहूँ उगाऊँगा, वीट उगाऊँगा। तो एग्रीकल्चर काम करने वाला है इस लैंड के ऊपर, तो शाम से आने वाली जो भी रेंट रिसीव्ड हो रहा है राम को, ये रेंट आप एग्रीकल्चर इनकम मानोगे। अगर वहीं राम के पास एक लैंड है, वो शाम को रेंट पे दे रहा है, राम इसके ऊपर पहले एग्रीकल्चर करता था, मतलब गेहूं वगैरह उगाता था।
ठीक है। राम इस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करता था, बट अब वो लैंड वो रेंट पे देना चाहता है, तो उसने शाम को रेंट पे दे दी। और शाम ने बोला कि मैं इसके ऊपर गेहूं नहीं उगाऊंगा, मैं एग्रीकल्चर नहीं करूंगा, मैं इस लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनाऊंगा और वहाँ पे रहूँगा। तो वो लैंड आपकी है, आपने रेंट पे दी है, बट क्या वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है? नहीं हो रही है। तो वो रेंटल इनकम, वो जो भी आपको रेंट रिसीव होगा, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा। 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी जरूरी है। सबसे पहले लैंड होनी चाहिए, ऑफ कोर्स लैंड होगी तभी तो रेंट आएगा, बिल्डिंग थोड़ी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है। लैंड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, ये 2 कंडीशन तो हमने देख लिया। और तीसरी है सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया की लैंड होनी चाहिए। अभी राम के पास लैंड है, आउटसाइड इंडिया लैंड है, ठीक है। वहाँ पे उसने वो लैंड किसी शाम पर्सन को दे दी, आउटसाइड इंडिया में ही दे दी रेंट के लिए, और उस शाम ने बोला कि मैं इसे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ। बट फिर भी ये रेंट रिसीव जो हो रहा है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी लैंड इंडिया में सिचुएटेड नहीं है। लैंड होनी चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए एंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, तभी वो रेंट रिसीव्ड को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अब आगे टेक्स्ट पॉइंट है, थोड़े से वो पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उसे टेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट वुड ऑल्सो बी एग्रीकल्चर इनकम। अब टेनेंट एंड ओरिजिनल टेनेंट एंड सब टेनेंट क्या होते हैं? ये राम है, ठीक है, इसने अपनी लैंड शाम को रेंट पर दी, ठीक है। शाम ने आगे ये रेंट मोहन को रेंट पे दे दी, ठीक है। ये है ओरिजिनल टेनेंट, ये है ओनर, राम हमारे पास ओनर है लैंड का, ये है ओरिजिनल टेनेंट और ये है हमारे पास सब टेनेंट, ठीक है। ये होते हैं ओरिजिनल टेनेंट एंड सब टेनेंट एंड ओनर। अब आप बोलोगे कि राम ने ना, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, राम ने शाम को अपनी, अरे यार 1 मिनट, राम ने शाम को अपनी लैंड रेंट पे दे दी, बट शाम इसे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। शाम ने क्या किया, शाम का बिजनेस है कि वो ओनर्स से लैंड लेके आगे लोगों को बेचता है, मतलब रेंट पे देता है, मतलब एज अ एजेंट ये वर्क करता है शाम, ठीक है। राम ने शाम को लैंड दी रेंट पे, शाम ने आगे मोहन को लैंड दे दी रेंट के लिए, ठीक है। अब मोहन है ना, इसे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो मोहन ने रेंट दिया शाम को, शाम ने रेंट दिया राम को। अभी जो शाम को रेंट रिसीव हो रहा है वो रेंट तो आपका एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही है ना, बट ये जो राम को रेंट रिसीव हो रहा है, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? तो क्या बोला था इन्होंने, रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट वुड ऑल्सो बी एग्रीकल्चर इनकम। जो शाम को मोहन से रेंट मिल रहा है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम है, बट ये जो राम को रेंट मिल रहा है ना, ये जो राम ने लैंड, क्योंकि राम को रेंट किससे मिल रहा है? शाम से मिल रहा है राम को रेंट, पर शाम इसे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर रहा है, तो राम को मिलने वाला रेंट एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, बट शाम को जो मोहन से रेंट मिल रहा है ना, तो शाम वाला रेंट एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। आपका ओनर होना, इस पॉइंट से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपका ओनर होना लैंड का ज़रूरी नहीं है। अगर आप ओरिजिनल टेनेंट हो और आपको सब टेनेंट से रेंट मिल रहा है, लैंड इंडिया में है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। अब रेवेन्यू भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो रेंट और रेवेन्यू पढ़ा था, रेंट तो हमने पढ़ लिया, अब रेवेन्यू कैसे हो सकता है? रेवेन्यू फीस रिसीव्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ लीज ऑफ लैंड वुड बी रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड। अब लीज़ क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेंट एग्रीमेंट होता है लीज़। अब लीज़ में अगर आपको रिन्यूअल फीस मिल रही है, अब वो रेंट तो नहीं है ना, एक तो होता है लीज़ रेंटल, ठीक है, राम और शाम के बीच में लीज़ एग्रीमेंट हुआ और उसमें वो शाम उसे रेगुलरली लीज़ रेंटल्स पे करता रहता है, बट कुछ टाइम के बाद उस लीज़ एग्रीमेंट को रीन्यू भी करवाना पड़ता है। अब सोचो आप अपना लीज़ एग्रीमेंट बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपना लीज़ एग्रीमेंट रीन्यू करवाओगे, उसके लिए कुछ फ़ीस लगेगी, है ना, तो ये जो फीस इसे रिसीव हो रही है राम को, ये भी आपके एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी, ठीक है। भले ये रेंट नहीं है बट रेवेन्यू है, लैंड से है, लैंड इंडिया में सिचुएटेड है एंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी।
इफ़ एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड IFOS। मैंने बोला कि लैंड को इंडिया में सिचुएटेड होना ज़रूरी है। अगर लैंड फॉरेन कंट्री में है तो वो आपकी इनकम किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हम हेड अपना लास्ट में पढ़ेंगे। हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, 5 तरह के होते हैं, उसमें से एक हेड है। If rent has not been received in time and accordingly interest has received, such interest shall not be considered to be agriculture income. It shall be taxable under head IFOS. अब क्या कहते हैं कि अगर आप टाइमली रेंट नहीं पे करते हो तो कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। तो आपको वो जो रेंट ना पे करने की वजह से इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा? नहीं, वो आपका IFOS में जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा। सिर्फ रेंट या रेवेन्यू, आप कहोगे कि मैम वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू नहीं है वो, ठीक है, डायरेक्टली लैंड से होने चाहिए। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है लेट पेमेंट के लिए, लेट पेमेंट के लिए आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो वो आपके एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा, IFOS में जाएगा। ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया अपना रेंट और रेवेन्यू से हमें एक एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। क्या कंडीशंस हैं? लैंड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए बाय द टेनेंट एंड सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए, तो वो आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में चली जाएगी। एक हमें देख लिया कि एग्रीकल्चर इनकम ऐसे हो सकती है। दूसरी कैसे हो सकती है? आप खुद उस लैंड के ऊपर कुछ काम कर सकते हो ना, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आप रेंट पे ही दोगे। फार्मर्स की भी तो लैंड होती है ना जिसके ऊपर वो खुद काम करते हैं। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बट ये ना हम बाद में पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। इसका पूरा लंबा चौड़ा हम पढ़ने वाले हैं, तो हम इसका पूरा लंबा चौड़ा पढ़ने वाले हैं, तो ये हम लास्ट में पढ़ते हैं। पहले हम अपना थर्ड वाला देख लेते हैं, ये छोटा सा, इसे ख़त्म करते हैं। मैंने क्या बोला कि एग्रीकल्चर इनकम 3 तरह से हो सकती है। या तो आप अपनी लैंड रेंट पे दे दोगे, वहाँ से इनकम हो सकती है, या तो आप उसके ऊपर खुद खेती बाड़ी करोगे, वहाँ से इनकम हो सकती है। एंड तीसरी कैसे हो सकती है? इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग अटैच्ड टू एग्रीकल्चरल लैंड। आपने देखा होगा कई बार फार्म्स के साथ एक छोटी सी फार्म बिल्डिंग होती है ना, जिसमें आप अपना वीट वगैरह स्टोर करके रखते हो, जो भी आपको लगेगा रॉ मटेरियल वगैरह वो सब स्टोर करके रखते हो, उसे हम कहते हैं फार्म बिल्डिंग। तो आप अगर वो अकेली फार्म बिल्डिंग रेंट पे दे दो तो उससे भी तो आपको इनकम हो सकती है ना। यहाँ पे तो हमने रेंट पे पढ़ा था, अगर आप लैंड को रेंट पे दे रहे हो, अगर आप उस फार्म बिल्डिंग को रेंट पे दे देते हो तो उससे भी तो इनकम हो सकती है, तो वो भी इनकम भी तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी ना। तो सबसे पहले हम वो वाली इनकम देख लेते हैं, फिर अपनी ऑपरेशन वाली देखेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन वाला बहुत लंबा है। ये देखो, इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो तो उससे भी तो आपको इनकम हो सकती है। तो वो इनकम की क्या कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर इनकम बनने के लिए? एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस इज़ रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। क्या बोल रहे हैं? अगर आपकी कोई भी इनकम है, एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है तो वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम में चली जाएगी, अदरवाइज एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगी। क्या कंडीशंस हैं? The buildings should be on or in the immediate vicinity of land being situated in India and used for agriculture purpose. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपकी फार्म बिल्डिंग है वो कहाँ पे सिचुएटेड होनी चाहिए? इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड, मतलब ये आपकी लैंड है, ये मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, या तो इसके ऊपर सिचुएटेड होती है बिल्डिंग, या तो फिर इसके आसपास कहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी लैंड यहाँ पे है और कितनी दूर जाके मेरी ये फार्म बिल्डिंग है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो फार्म बिल्डिंग है ये आपकी लैंड के ऊपर होनी चाहिए या फिर लैंड के आसपास ही होनी चाहिए, और इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पहले ही मैंने आपको बोला अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है तो उसका फार्म बिल्डिंग इंडिया के बाहर सिचुएट होने का कोई मतलब नहीं बनता, एंड वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सिचुएटेड इन इंडिया, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड इमीडिएट विसिनिटी में होनी चाहिए लैंड की।
ठीक है, ऐसे आप भी इसे हाईलाइट कर लेना। इसमें क्या कंडीशन है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपको फर्स्ट कंडीशन में ही फर्दर 3 कंडीशन देखने को मिल गई। जो आपकी फार्म बिल्डिंग है वो लैंड के आसपास होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, और वो फार्म बिल्डिंग भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी ये जो फार्म बिल्डिंग है आप किसी को रहने के लिए दे दोगे। फार्मर को रहने के लिए दे सकते हो, फार्मर को रहने के लिए दोगे तो वो एग्रीकल्चर पर्पस ही माना जाएगा। बट आप किसी अलग पर्सन को वो फार्म बिल्डिंग रहने के लिए दे दो, वो हाउस रेंट पे दे दो फॉर ड्वेलिंग पर्पस, तो वो ड्वेलिंग मतलब वहाँ पे रहने के लिए, तो वो आपके एग्रीकल्चर पर्पस नहीं माना जाएगा। तो वो इनकम फिर आपकी रेंट की इनकम एग्रीकल्चर इनकम में नहीं मानी जाएगी। देखो एग्जाम्पल से देखो, राम और श्याम है, ठीक है। राम के पास ये लैंड है और यहाँ पे है उसकी फार्म बिल्डिंग, ठीक है। ये लैंड तो उसने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेंट पे दी है मोहन को, ठीक है। लैंड तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है और मोहन को दी है, तो लैंड से आने वाला रेंट तो एग्रीकल्चर इनकम ही है। बट ये जो फार्म बिल्डिंग थी ना, ये इसने श्याम को रेंट पे दी है रहने के लिए। अब श्याम फार्मर नहीं है और वो ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी नहीं यूज़ कर रहा है, फार्म बिल्डिंग खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहा है, तो श्याम से आने वाला रेंट जो राम को है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, मोहन से आने वाला रेंट एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। सेकेंड सिचुएशन देखो, राम के पास ये लैंड है और यहाँ पे उसके पास फार्म बिल्डिंग है। राम ने श्याम को ये जो लैंड है ना ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे दी, ठीक है, और ये जो फार्म बिल्डिंग है ये रहने के लिए दे दी। अब श्याम जो राम को रेंट दे रहा है, लैंड के लिए रेंट दे रहा है 20,000 और फार्म बिल्डिंग के लिए रेंट दे रहा है 10,000, ठीक है। ये जो 20,000 ये तो नॉर्मल सी बात है, एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो ये तो आपका 20,000 एग्रीकल्चर इनकम है। बट क्या ये फार्म बिल्डिंग का रेंट एग्रीकल्चर इनकम है? फटाफट मेरे को कमेंट में बताओ सारे, आगे आंसर मत देखना, अभी बता दिया सबने कमेंट में। अब देखो, ये अगर आपने बोला कि ये फार्म बिल्डिंग भी एग्रीकल्चर इनकम है तो नहीं, भले श्याम एक फार्मर है, मैंने बोला कि फार्मर अगर फार्म बिल्डिंग को रहने के लिए यूज़ कर रहा है तो वो एग्रीकल्चर पर्पस माना जाएगा। बट ये बिल्डिंग दूर है, ये लैंड से बिल्डिंग दूर है, दूर नहीं होनी चाहिए, इमीडिएट विसिनिटी में होनी चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगी, ठीक है। ये 3 कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है अगर आप अपनी फार्म बिल्डिंग की जो रेंट इनकम है उसे एग्रीकल्चर इनकम बनाना चाहते हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द बिल्डिंग शुड बी यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस। बिल्डिंग या तो आप ड्वेलिंग यानी कि रहने के लिए यूज़ कर लो या तो स्टोर हाउस के लिए यूज़ कर लो। रहने के लिए भी किसके? फार्मर के रहने के लिए यूज़ कर सकते हो, या तो आप एज अ स्टोर हाउस यूज़ कर दो। मेन पर्पस तो यही है ना, स्टोर हाउस के लिए यूज़ होती है फार्म बिल्डिंग, तो ये आपकी अगर बिल्डिंग इन पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। द लैंड इज़ आइदर सिचुएटेड इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया। अब थर्ड कंडीशन देखने वाली है कि अब आपकी ये जो लैंड है ना, एग्रीकल्चर लैंड जिसके ऊपर या जिसके आसपास बिल्डिंग है, अब ये हो सकता है या तो ये लैंड रूरल एरिया में है या तो अर्बन एरिया में है। अब अर्बन एरिया में कंडीशंस थोड़े अलग हो जाती हैं और रूरल एरिया में अलग हो जाती हैं। क्या डिफरेंस है देखो, अगर आपकी लैंड रूरल एरिया में है, आपकी जो फार्म बिल्डिंग है वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है, तो क्या ध्यान रखना है, इफ़ फार्म बिल्डिंग इज़ इन अर्बन एरिया इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला कि फार्म बिल्डिंग इंडिया में सिचुएटेड है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है या फिर फार्मर के ड्वेलिंग पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, और लैंड के इमीडिएट विसिनिटी में है, तो वहाँ से आने वाली फार्म बिल्डिंग से आने वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। बट अब ये जो मेरी फार्म बिल्डिंग थी ना, ये जो लैंड थी ना, ये लैंड थी मेरी रूरल एरिया में, ठीक है, और मेरी जो फार्म बिल्डिंग थी वो लैंड के ऊपर थी, ठीक है। या तो हो सकता है मेरी लैंड है अर्बन एरिया में और मेरी फार्म बिल्डिंग लैंड के ऊपर है, या तो अलग कंडीशन हो सकती है कि अर्बन एरिया में है मेरी लैंड और फार्म बिल्डिंग लैंड के आसपास है, या फिर रूरल एरिया में मेरी लैंड और फार्म बिल्डिंग लैंड के आसपास है। ये 4 कंडीशन अब आपको देखनी है, ठीक है। मैं सबसे पहले एक कंडीशन बताती हूँ, रूरल एरिया वाला हम सबसे पहले करते हैं। रूरल एरिया का सिंपल है, जैसे हमने पढ़ा वैसे जाएगा।
आपकी लैंड जो है, जो आपकी फार्म बिल्डिंग है, या तो आपकी लैंड के ऊपर हो या तो इमीडिएट विसिनिटी में होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल है। बट अर्बन एरिया में एक कंडीशन है कि अगर आपकी लैंड अर्बन एरिया में है तो ये कंपलसरी है कि आपकी फार्म बिल्डिंग लैंड के ऊपर होनी चाहिए, इमीडिएट विसिनिटी में नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनो फिर से। इन्होंने क्या बोला कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया में है आपकी एग्रीकल्चर लैंड, तो जो आपकी फार्म बिल्डिंग है वो लैंड के ऊपर होनी चाहिए, तभी आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर आपकी फार्म बिल्डिंग आसपास यानी कि इमीडिएट विसिनिटी में है तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इमीडिएट विसिनिटी वाली रिलैक्सेशन किसे मिली है? सिर्फ रूरल एरिया वाली लैंड को मिली है। ठीक है, समझे? यहाँ पे जो आपने इमीडिएट विसिनिटी वाला देखा, चाहे तो आप यहीं पे एरो बना के ऐसे लिख लो, सिर्फ रूरल एरिया के लिए ऐसे लिख लो, सिर्फ रूरल एरिया के लिए, क्योंकि इमीडिएट विसिनिटी वाला अर्बन एरिया के लिए तो नहीं है। अगर आपकी लैंड अर्बन एरिया में है तो ये कंपलसरी है कि आपकी जो फार्म बिल्डिंग है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ अ फार्म बिल्डिंग फॉर एनी पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस रेफर्ड इन 1, 2, 3, 4 अबव वुड नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपकी जो फार्म बिल्डिंग है वो इन पर्पसेस को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है तो वहाँ से होने वाली जो आपकी इनकम है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो IFOS की इनकम मानी जाएगी। नॉर्मल सी बात है, ये पॉइंट तो पढ़ने का ही नहीं था। ठीक है, सिंपल। 3 तरह वापस आते हैं अब हम अपने इस पे स्टार्टिंग से। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर इनकम 3 तरह से हो सकती है। या तो हम अपनी लैंड को रेंट पे दे दें, वहाँ से एग्रीकल्चर हो सकती है, या तो हम अपनी फार्म बिल्डिंग को रेंट पे दे दें, वहाँ से एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। इन दोनों में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, वो भी हमने देख लिया। अब एक थर्ड वे है जिससे हमें एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, दैट इज़ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मतलब हम खुद एग्रीकल्चर ऑपरेशन करें, मतलब खुद खेती बाड़ी वगैरह करें, वहाँ से हमें भी तो इनकम हो सकती है ना, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी 3 तरह से हो सकती है। कल्टिवेशन ऑफ लैंड, इनकम फ्रॉम प्रोसेस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ लैंड मतलब सबको पता है, मैंने खुद गेहूं वगैरह उगाया, कल्टीवेट किया लैंड को, खुद खेती बाड़ी वगैरह की, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। आपने खेती बाड़ी वगैरह की, उसे बेचा, वहाँ से इनकम हो सकती है। या फिर दूसरा हो सकता है इनकम फ्रॉम प्रोसेस। इनकम फ्रॉम प्रोसेस जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखी है, ये देखो, जैसे मैंने ये वीट उगाया, तोड़ा, मशीन में डाला, ये वीट निकाला खेत से, या तो मैं ये बेच दूँ, ये हो गया मेरा इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। देखो मैंने अपने खेत में ये वीट उगाया, ठीक है, कल्टीवेट किया लैंड को, वीट उगाया, फिर ये मशीन की हेल्प से उसे तोड़ते हैं, है ना, जैसे भी तोड़ते हैं, और मैंने इसे बेच दिया, तो इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन हो गई। नेक्स्ट हमने देखा इनकम फ्रॉम प्रोसेस। मैंने यहाँ से गेहूँ लिया, मशीन में डाला, आटा बनाया, फ्लोर बनाया और उसे बेचा, ये मैंने प्रोसेस किया ना एक, उससे इनकम हो रही है, तो इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रोसेस। नेक्स्ट है एक इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, जो मैंने कल्टीवेशन ऑफ लैंड किया, उससे जो प्रोड्यूस निकला उसे सेल कर दिया, उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। ये तीनों तरह की इनकम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ हमारी थर्ड इनकम पे, दैट इज़ इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया है, उससे आपको इनकम हो रही है। मैंने बताया एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैंने गेहूँ उगाया, उसे बेचा, उससे मुझे इनकम हो रही है, तो इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब इस अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ऐसे आ सकता है कि मैं ना मेरा खेत है, ठीक है, मैं पूरी एक फार्मर हूँ, मैं पूरा काम करती हूँ, मेरे पास एक ऑक्स पड़ी हुई, मेरे पास एक ऑक्स है, ठीक है। अब मेरा फ्रेंड है श्याम, उसे चाहिए, उसके पास एक बुल है, उसे लाइक एक और बुल चाहिए, तो उसे ऑक्स चाहिए, अपनी बुल के लिए उसे ऑक्स चाहिए ताकि उसके पास बुल आए और वो अपने खेत में काम बढ़ा सके।
तो वो मेरे पास आया और उसने बोला मेरे को तेरा ऑक्स चाहिए 1 दिन के लिए, रेंट पे चाहिए मेरी बुल के लिए। तो मैंने अपना ऑक्स उसे रेंट पे दे दिया। अब ये ऑक्स मैंने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए रेंट पे दिया है, मैंने खुद ऑपरेशन नहीं किया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं ना मैंने किया, कुछ उगाया वगैरह नहीं ना, मैंने अपना ऑक्स उसे रेंट पे दिया ना। तो इसे हम कहते हैं अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़, इसको हम कहते हैं अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो ये जो मुझे ऑक्स रेंट पे देने के लिए इनकम हो रही है वो भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रोसेस। इनकम फ्रॉम प्रोसेस मतलब एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस by a cultivator, receiver of rent of any process ordinarily employed by them to render the produce raised or received by him fit to be taken to market। क्या बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रोसेस से मुझे कोई भी इनकम हो रही है, एनी इनकम ड्राइव, मुझे कोई भी इनकम हो रही है फ्रॉम सच लैंड, मेरी लैंड से, सच लैंड मतलब मेरी लैंड से, एक एक वर्ड को ध्यान से समझो, मुझे कोई भी इनकम हो रही है मेरी लैंड से, क्यों कैसे हो रही है इनकम, तो वो बताया बाय द परफॉर्मेंस, क्या काम किया हमने जिससे हमें इनकम हो रही है, बाय द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टिवेटर, रिसीवर ऑफ रेंट, यानी कि कल्टिवेटर मतलब जो हमारा फार्मर है, रिसीवर ऑफ रेंट कौन होता है, ओनर, ओनर ने कुछ काम किया या कल्टिवेटर ने कुछ काम किया, कोई परफॉर्मेंस की, किसी कोई काम किया, कौन सा काम किया वो हम देखेंगे, कल्टीवेटर ने कोई काम किया या ओनर ने कोई काम किया जिसकी वजह से मुझे उस लैंड से इनकम हो रही है, वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। कौन सा काम, ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय देम टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम, ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय देम, कोई भी ऐसा उन्होंने प्रोसेस किया, टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम, ताकि उन्हें अपना जो प्रोड्यूस है वो मिल जाए, ताकि उसे मार्केट में बेच सके, उसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम। ध्यान से पढ़ो क्या बोला उन्होंने, कल्टीवेटर यानी कि फार्मर या फिर ओनर ने कोई प्रोसेस किया जिसकी वजह से उन्हें अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल गया जिसे हम मार्केट में बेच सकते हैं, डायरेक्टली मार्केट में बेच सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये मैंने राइस प्रोसेसिंग की एग्जांपल दिया है, जिन्हें तो पता है कि राइस कैसे बनता है, मतलब कैसे उगाया जाता है, तो वो तो उन्हें तो ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, पर जिन्हें नहीं पता है, जैसे कि मेरे जैसे, मुझे भी नहीं पता था ये राइस का क्या प्रोसेस है, तो जैसे तैसे मैंने पता किया है थोड़ा बहुत, तो मैं आपको बता दूंगी, पर इनफ होगा आपके लिए समझने के लिए। 1 मिनट में इसे सही कर लेती हूँ, थोड़ा पढ़ा कर लेती हूँ। हाँ, ये देखो क्या होता है राइस प्रोसेसिंग में, आपको पूरा ऊपर वाला समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप ऐसे राइस उगाते हो, आपका ये राइस उगा होता है, अब ये ना आप डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकते हो, इसे बेचने के लिए आपको, अब ये देखो, आप ये क्या, जब आप राइस उगाते हो ना, तो आपको ये ऐसे पत्तों के ऊपर लगे हुए ऐसे ऐसे ना ये दाने से मिलते हैं, ऐसे होते हैं ये दाने ऐसे, जिसे हम पैडी राइस कहते हैं। अब ये क्या आपके मार्केट में बिकते हैं, नहीं, हमारे तो राइस प्रॉपर ये वाइट राइस बिकता है ना मार्केट में, वाइट कलर के जो छोटे छोटे से आते हैं, ये थोड़ी बिकते हैं। तो मैंने उगाया अपने खेत में, ये सब उगाया, कल्टीवेशन की, तो क्या मैं इसे डायरेक्टली बेच सकती हूँ, नहीं बेच सकती हूँ, मेरे को ये राइस के दाने निकालने पड़ेंगे, मैं उसे ही मार्केट में बेच सकती हूँ। एक तो होता है कि मैं अपने खेत में डायरेक्टली उगा के बेच दूँ, जैसे कि टमाटर ले लो, ठीक है, टोमेटो ले लो, ठीक है, ये आप अपने खेत में डायरेक्टली उगाओगे, ठीक है, तोड़ोगे और मार्केट में बेच दोगे, कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये देखो इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, इसका मतलब ये होता है, मतलब आपने डायरेक्टली उगाया, तोड़ा और मार्केट में बेच दिया, जैसे कि टोमेटो, पोटैटो, ये भी उगते हैं, तोड़ो और मार्केट में बेच दो, कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे राइस, वीट ये सब लें, तो ये पूरे, ये ऐसे का तोड़ के मैं इसे मार्केट में नहीं बेच सकती, बिकेगा ही नहीं। तो एक सेकंड हमारे पास इनकम आ गई कि आपने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर कुछ प्रोसेस किया, वो प्रोसेस ज़रूरी था उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रोसेस, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम प्रोसेस। अब ये प्रोसेस करना ज़रूरी था, वरना इसके बिना मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, है ना।
तो क्या है ये प्रोसेस, जैसे देखो ये मैंने ये उगाया तो इसे हम कहते हैं स्प्रिंकलेट, फिर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और हमारे पास ये पैडी राइस आ जाता है और एक पैडी सील निकल जाता है। मतलब ये मेरे पास है, ये इसका ये जो ऊपर वाला है ना, ये ब्राउन ब्राउन सा ये कचरा हो जाता है, ये इसे निकाल देते हैं, हम इसे पैडी सील कह देते हैं और हमारे पास ये ब्राउन राइस निकल के आ जाता है बीच में से। ठीक है, फिर इसे पॉलिश करते हैं, इस ब्राउन राइस में से हस्क अलग से निकाल लेते हैं, इसकी जो ये जो निकलना होता है हस्क अलग से निकल जाता है, फिर इसे पॉलिश किया जाता है और एक हमारे पास वाइट राइस आ जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। अब एक हमने एक लंबा चौड़ा प्रोसेस किया ना, ये हाथ से तो होगा नहीं, ये मशीन की हेल्प से होगा, तो ये प्रोसेस किया तो ये भी आपके एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। अभी आपको ना थोड़ा आगे चल के समझ आएगा मैम ये प्रोसेस अलग से क्यों बता रहे हैं, क्या हो रहा है। रुको मैं आपको ना सब कुछ डीपली एक्सप्लेन करती हूँ, पूरा बताती हूँ। अभी टेंशन मत लो कि समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो ऐसा करते हैं, मैं आपको ना दोबारा स्टार्टिंग में लेके जाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना समझ नहीं आ रहा होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं आपको दोबारा से लेके जाती हूँ ऊपर। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया हुआ है ताकि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सके। इतना समझ आया था, सिंपल था। उसके बाद हमने देखा था कि आखिरकार एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या होता है। तो हमने देखा कि 3 तरह से हमें एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। एक तो हम अपनी लैंड को रेंट पे दे देंगे तो वो रेंट से हमें एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, या तो हम अपनी फार्म बिल्डिंग को रेंट पे दे देंगे तो उससे हमें एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, और या तो हम खुद उसके ऊपर खेतीबाड़ी करके एग्रीकल्चर इनकम कमा सकते हैं। 3 तरह से एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। ये रेंट एंड रेवेन्यू वाला तो ईजी था, इसमें कुछ कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? आपके पास लैंड होनी चाहिए, वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, एंड जो टेनेंट है उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करता होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे तो जो आपको रेंट रिसीव हो रहा है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर था। उसके बाद हमने फार्म बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी कि आपकी एक फार्म बिल्डिंग भी हो सकती है, लैंड के साथ एक फार्म बिल्डिंग भी होती है, तो वो इनकम भी आपको रेंट मिल रहा है अगर फार्म बिल्डिंग का, तो वो कैसे एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा, वो भी ईजी था। यहाँ तक तो आपको एकदम अच्छे से समझ आया। बट उसके बाद जब आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशन शुरू हुआ है तो शायद ये आपको ना समझ आया हो, तो मैं आपको ये दोबारा से डीपली बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, देखो मैंने बोला कि आप अपने फार्म के ऊपर खुद भी तो कुछ कर सकते हो ना। मतलब जो आपके पास ये जो लैंड है इसके ऊपर आप खुद भी तो खेतीबाड़ी कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी आप इसे रेंट पे दोगे। इसके ऊपर आप खुद भी तो गेहूँ वगैरह उगा सकते हो, तो इससे होने वाली इनकम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी ना, जाएगी, ऑफ कोर्स सी बात है। तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं आपकी, अब देखो मैं आपको ना डायरेक्टली इस वाली एग्जांपल पे लेके जाती हूँ, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, अब क्या होता है कि आप अपने फार्म के ऊपर ऐसे ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपकी अभी वीट की एग्जांपल लेती हूँ। अपने फार्म के ऊपर आपने ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया, ठीक है, फिर आपने वो इसमें से वीट अलग निकाला, कुछ प्रोसेस किया, है ना। वो मशीन्स आती है ना, बड़ी बड़ी सी क्रेन जिसे हम कहते हैं, मे बी वो ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी सी मशीन होती हैं, वो लेके आते हैं फार्मर्स। फिर वो मशीन की हेल्प से इसमें से आप वीट के जो दाने होते हैं वो अलग कर लेते हो, है ना। ये प्रोसेस आप करते हो और आपके पास वीट आ जाता है। और समटाइम्स क्या होता है, फार्मर के पास ही ना, फार्मर ये ऐसे अपना गेहूँ नहीं बेचते, मतलब ये अपना ऐसे जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना वीट के, ये नहीं बेचते हैं, ये डायरेक्टली फ्लोर बेचते हैं। तो क्या किया, आपके पास मशीन थी जिसे हम चक्की मशीन कहते हैं, उसमें आपने ऐसे दाने डाले, वीट के दाने डाले, ये प्रोसेसिंग हुई और ये फ्लोर हमारे पास निकल के आ गया और आपने मार्केट में फ्लोर बेचा। ऐसे आपका पूरा प्रोसेस होता है। फ्लोर कैसे बनता है, ऐसे पूरा प्रोसेस आपका चलता है। अब देखो, इसमें आपका पूरा एग्रीकल्चर इनकम की कहानी जुड़ी हुई है। फार्मर था एक, ठीक है, मैंने बोला कि आपकी इनकम एग्रीकल्चर ऑपरेशन से होनी चाहिए, मतलब कि आपने लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया, उससे होने वाली इनकम ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी ना। अब इसने क्या किया, यहाँ से तो चलो गेहूँ निकाला, उगाया, या तो ये डायरेक्टली बेच देता तो हम इसे कहते हैं मैम इसने एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया है ना। बट इसने क्या किया, इसने फार्मर ने, ये जो हमारे पास राम है ये फार्मर है, इसने ना आटा बेचा, ये फ्लोर बेचा मार्केट में। तो मैं बोल रही हूँ कि इसने यहाँ पे तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया, गेहूँ उगाया, उसे तोड़ा,
बट ये एग्रीकल्चर वर्क थोड़ी है, ये तो मशीन वर्क है, ये तो बिजनेस का काम आ गया। ऐसे फ्लोर निकालना, इसमें से फ्लोर निकालना, ये एग्रीकल्चर थोड़ी होता है। ये बता रही हूँ मैं आपको कि एग्रीकल्चर और बिजनेस मिक्स है, इसमें दोनों चीज़ें है ना। इसने गेहूं उगाया, फिर उसे मशीन में डाल के फ्लोर निकाला और मार्केट में बेचा। ये तो एग्रीकल्चर का काम नहीं है। क्या ये लैंड के ऊपर काम हो रहा है? नहीं, लैंड के ऊपर काम नहीं हो रहा है ना, तो गेहूं तो उगाया नहीं ना जा रहा। ये जो काम होता है इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन, इसे नहीं कहते हैं। तो ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आनी चाहिए। अब राम ने ना ये गेहूं उगा के ना ऐसे डायरेक्टली फ्लोर मार्केट में बेचा 50,000 रुपीज़ का। उसके पास ये डिटेल पड़ी 50,000 की। अब आप कैसे बताओगे कि इस 50,000 में कितनी एग्रीकल्चर इनकम है और कितनी बिजनेस इनकम है? ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये बिजनेस इनकम है ना। तो अब आप कैसे निकालोगे? तो वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी, बिजनेस इनकम क्या होगी। तो ये ना तीन तरह से आपको एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है अलग से। ऊपर जो हमने 3 मेन हेडिंग पढ़ी वो तो ठीक है। अब हमने जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन पढ़ा ना, उसमें भी फर्दर 3 हेडिंग्स हैं आपके पास। कैसे 3 हेडिंग है वो भी हम इसी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। देखो, वीट उगाया, मार्केट में बेच दिया, ये तो प्योर एग्रीकल्चर इनकम है ना। मतलब इसमें तो कुछ भी उसने अलग से बिजनेस का नहीं है, प्योर उगाया बेचा। जैसे मैंने आपको बोला टोमेटो पोटैटो उगाया बेचा, ठीक है, ये तो प्योर एग्रीकल्चर इनकम होती। बट क्या आपने कभी देखा है कि ये आपका मार्केट में बिकता हो? वीट ऐसे बिकता है क्या मार्केट में? ऐसे नहीं ना बिकता। वो छोटे छोटे दाने बिकते हैं ना गेहूं के, वो बिकता है, ऐसे थोड़ी बिकता है। ये तो पॉसिबल नहीं है ऐसे बेचना। तो अगर राम ने टोमेटो उगाया और उसे तोड़ के मार्केट में बेच दिया तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। बट इस टोमेटो का मशीन में डाल के केचप बना के मार्केट में बेचे तो इसमें कुछ बिजनेस इनकम भी तो है ना, है ना। तो ये था आपका सबसे पहला वाला पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब आपने उगाया और बेचा, ये तो आपकी प्योरली एग्रीकल्चर इनकम है। सेकंड आपके पास हो सकती है कि आपने कुछ प्रोसेस करके बेचा। अब प्रोसेस भी ना 2 तरह से होते हैं। एक होता है आपका बेसिक वाला प्रोसेस जो ज़रूरी होता है, एक होता है आपका दूसरा वाला प्रोसेस जिसे हम बिजनेस इनकम कहते हैं। जैसे गेहूं की एग्जांपल देखो, गेहूं उगाया, अब ये मार्केट में नहीं बिकता है, इसमें से दाने अलग निकालने पड़ते हैं, वही मार्केट में बिकेंगे, है ना। बट अब इसे दाने निकालने के लिए इसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, ये मशीन यूज़ होगी, इसमें ये चीज़ें जाएंगी, इसमें से अलग अलग से दाने निकलेंगे, फिर वो हम मार्केट में बेचेंगे। तो कुछ प्रोसेस हुआ ना, एक ये प्रोसेस होता है। सेकंड प्रोसेस क्या था? ये वाला प्रोसेस, गेहूं के दाने हमने इसमें डाले और ये फ्लोर बन के निकला। 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी तरह के प्रोसेस होते हैं। 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। अब इसमें से ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसे हम बिजनेस इनकम कहते हैं। बट ये वाला प्रोसेस है ना, इसे हम एग्रीकल्चर इनकम ही कहेंगे। क्यों मैम? दोनों में तो प्रोसेस ही हो रहे हैं। एक बार ये लैंड से निकल गई, यहाँ पे तो एग्रीकल्चर ख़त्म हो गई, यहाँ पे भी तो एग्रीकल्चर नहीं ना हो रही, तो फिर आप इसे क्यों एग्रीकल्चर इनकम कह रहे हो? क्योंकि बेटा ये मार्केट में नहीं बिकेगा, इसे मार्केट में बेचने के लिए ये करना ज़रूरी है। तो जो प्रोसेस आपके प्रोडक्ट को, आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने के लिए नेसेसरी होता है, उस प्रोसेस को भी हम एग्रीकल्चर इनकम ही कहते हैं। समझ आया? वो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे। इनकम फ्रॉम प्रोसेस मतलब कि जो प्रोसेस आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए ज़रूरी होता है, उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर इनकम ही कहते हैं। हमने वीट के एग्जांपल से देख लिया। अब नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। एनी इनकम derived from such land by the sale in respect of which no process has been performed other than a process required to render it fit for the market। वही वाला मतलब इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, मतलब आपने जैसे यहाँ पे राइस उगाया, फिर उसके बाद आपने उसे बेच दिया, डायरेक्ट बेच दिया। ये जो प्रोसेस किया आपने, ये प्रोसेस करना ज़रूरी था, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा। टोमेटो आपने उगाया, कोई प्रोसेस नहीं किया, डायरेक्टली मार्केट में बेच दिया, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा। यही बोल रहे हैं। इफ़ मार्केटिंग प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस
which can be sold in its raw form in market, then income derived from such product is partly agriculture and partly non agriculture. कहते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करते हो जो कि ज़रूरी नहीं थी, उसे किए बिना भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकता था, तो उस केस में आपकी हाफ जो है पार्टली इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी और पार्टली इनकम क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना। यहाँ तक की इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी, ये तोड़ के बेचते एग्रीकल्चर इनकम थी। इसे तोड़ के, वैसे तो ये बिकेगा ही नहीं तोड़ के, ठीक है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रही हूँ, ये तोड़ के बेचते, बिकते नहीं है। ये तोड़ के आप इसमें से गेहूँ निकाल के बेचोगे, ये भी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि ये ज़रूरी है ये गेहूँ निकालना, वरना नहीं बिकेगा, मार्केट में बेचने के लिए फिट नहीं होगा ये। बट आपने ये फ्लोर बना के बेच दिया तो आपकी यहाँ तक की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, ये इनकम बिजनेस इनकम है। अब हमें नहीं पता ना कि मैंने अब क्या बोला, राम ने 50,000 का फ्लोर बेचा है। अब राम को क्या पता कि यहाँ तक इनकम कौन सी हुई है और बाकी इनकम कौन सी है, तो ये निकालनी पड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम को अलग अलग करना है। इसके पास हमारे पास कुछ रूल्स दे रखे हैं, ये देखो, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, ये सब देखने वाले हम, पार्शली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम वाला, ठीक है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अच्छे से अब आपको समझ आया होगा कि जो आपके पास इनकम दी है, अगर उसमें पार्शली एग्रीकल्चर इनकम है, पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एग्रीकल्चर ऑपरेशन 3 तरह के हो सकते हैं, बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, बोथ बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। यहाँ तक के बेसिक ऑपरेशन थे, करने ज़रूरी थे। राम ने गेहूँ उगाया, उसे प्रोसेसिंग करके इसमें से वीट के दाने निकाले और बेचा, इसने राम ने बेसिक ऑपरेशन किया है। राम ने क्या किया, किसी फार्मर से ऐसे गेहूँ निकला हुआ खरीदा, उसका फ्लोर निकाला और बेचा, ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया है ना, बेसिक ऑपरेशन ही ना किया उसने कुछ भी, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया है। फोर्थ क्या हो सकता है कि राम ने पूरा गेहूँ उगाया, ये सब करके लास्ट में फ्लोर बेचा, उसने बेसिक ऑपरेशन भी किए एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी किए, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, बोथ बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, 3 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट रहने वाले हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम है ना, बोला ना मैंने आपको कि ये पूरी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ये तो फुल्ली एग्जम्प्ट रहने वाले हैं। अब ये जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, इसने तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया, तो ये तो फुल्ली टैक्सेबल रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर किसी ने दोनों किए हैं, बेसिक ऑपरेशन भी और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी, तो उसमें उसकी पार्शली एग्रीकल्चर इनकम है, पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वही हमें फाइंड आउट करना सीखना है। बेसिक ऑपरेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया, इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स एंड लेबर अपॉन द लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना, नॉर्मल सा है। बेसिक ऑपरेशन का मैंने मतलब आपको वैसे बता दिया हुआ है। Any spontaneous growth from land itself cannot be termed as agriculture operation। कहते हैं कि कुछ भी, ये पॉइंट एक बार पढ़ लो कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ मतलब कुछ अचानक से उग गया, मैंने उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं किए। जैसे मैं अपनी लैंड में ना वीट उगा रही थी, पर ना वीट के साथ साथ ना कुछ ऐसा उग गया अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, जो काउस को फीड करते हैं, ठीक है, उसे पंजाबी में पट्ठे कहते हैं, काउस को जो फीड करते हैं ना, वो उग गया, मैंने वो भी मार्केट में बेच दिया, तो ये बेटा मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं किया, ये अपने आप उगा है, ठीक है, ये IFOS में चला जाएगा। एग्रीकल्चर ऑपरेशन इसके लिए हमने किया नहीं किया। एनी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ फ्रॉम लैंड इटसेल्फ कैन नॉट बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चर ऑपरेशन, उसे हम एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होते हैं, इट मीन्स ऑपरेशन विच फोस्टर द ग्रोथ एंड प्रिजर्व द प्रोड्यूस, मतलब आपने जो भी बाद के ऑपरेशन किया वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, ये पढ़ लेना, रीडेबल पॉइंट है। अब हमें देखना है कि पार्शली एग्रीकल्चर और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालते हैं, है ना। यहाँ पे हमने देख लिया ये तो एग्रीकल्चर इनकम है, ये तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, बट यहाँ पे ये कैसे निकालने की कौन सी इनकम एग्रीकल्चर है कौन सी नॉन एग्रीकल्चर है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं। रूल 8, रूल 7A, रूल 7B1, रूल 7B1A एंड रूल 7, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने रूल 7 वाले, 7A, 7B, 7B1, 7B1A एंड रूल 8।
रूल 7 अलग से हम आपको बताती हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने बाकी के रूल, ये वाले, यहाँ से ये वाले देख लेते हैं, ठीक है। अब टैक्स बनाने वाले को ना, ये जो इनकम टैक्स बना रहा था, उसे ना कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था, जैसे कि रबर, कॉफ़ी और टी। तो उसने ना उन चीज़ों के लिए अलग से परसेंटेजेस बता दी कि अगर आप रबर उगा रहे हो तो उसका कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम जाएगा, कितना परसेंट बिजनेस इनकम जाएगा, उसने खुद से ही बता दिया। तो आपको डायरेक्टली परसेंटेज लगानी है। मैंने रबर उगाई, मार्केट में बेची, ठीक है। रबर का जो भी प्रोसेस होता है, पहले कुछ और उगता होगा, मे बी जैसे कॉटन होता है, पहले कुछ और बिकता है, बाद में बन के रबर बिकती है। तो रबर का भी कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, पहले कुछ और उगता है, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होते हैं और रबर बनती है और वो बिकती है मार्केट में। मैंने 50,000 की रबर बेची है, तो इनकम टैक्स में हमें डायरेक्टली बता दिया है कि 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम है और 35% आपका बिजनेस इनकम है। तो ये परसेंटेज लगाऊंगी मैं और मेरे पास एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम निकल आएगी। तो इस तरह से इनकम टैक्स ने हमने रबर, कॉफ़ी और टी के बारे में अलग से परसेंटेज बता दिए हैं, और बाकी चीज़ों के लिए उसने कुछ एक फार्मूला बता दिया जो हम रूल 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी जो रबर, टी और कॉफ़ी की परसेंटेज पढ़ लेते हैं। ये रूल के नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये काट दो भले आप, बस आपको ये टेबल याद रखना है, ठीक है। ऐसे ये टेबल आपको याद रखना है बस। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। आपने रबर उगाई और उसे बेचा, तो वहाँ से होने वाली आपकी इनकम 65% एग्रीकल्चर इनकम है और 35% बिजनेस इनकम है। ये तो आपको परसेंटेज याद ही रखनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी, इनकम अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। अब कॉफ़ी की भी ना आगे फर्दर दो चीज़ें हो सकती हैं। कैसे? आपने कॉफ़ी उगाई, क्यूर्ड की और उसे बेच दिया, या फिर आपने कॉफ़ी उगाई, क्यूर्ड किया, रोस्ट किया, ग्राउंडेड किया। दो तरह से हो सकता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि एक है कॉफ़ी उगाई और क्यूर्ड की, सेकेंड है कॉफ़ी उगाई, क्यूर्ड की, रोस्टेड की। अब जिससे भी इन चीज़ों के मतलब देखने हैं कि क्यूर्ड मतलब क्या होता है, रोस्टेड मतलब क्या होता है, ग्राउंडेड मतलब क्या होता है, तो गूगल सबके पास है, जाके देख लो। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा वो नहीं बताने लगी थी कि कॉफ़ी कैसे बनती है, तो वो आप खुद देख लो, वो टाइम वेस्ट वाली बात होगी। बस आप इतना याद रख लो ना कि कॉफ़ी एक तो होता है कि सिंपल प्रोसेस हुआ है कॉफ़ी के ऊपर, एक तो होता है कॉफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हुए हैं। तो ये देखो, इसकी परसेंटेज याद रखने की भी एक ट्रिक है कॉफ़ी वाली की। कॉफ़ी उगाई, उसके ऊपर उसे सिर्फ क्यूड किया और मार्केट में बेच दिया, तो एग्रीकल्चर वाला ज़्यादा काम है और बिजनेस वाला कम काम है ना। तो एग्रीकल्चर इनकम 75% और बिजनेस इनकम 25%। बट सेकंड में क्या किया, कॉफ़ी उगाई, क्यूड किया, रोस्ट किया, ग्राउंडेड किया, तो उगाने वाला काम कम है ना, तो इसलिए 60% एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% बिजनेस इनकम इस बार होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, 60% एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम है 40%। ये आपको पूरा टेबल लर्न ही करना है। तो ये टैक्स बनाने वाले ने, गवर्नमेंट ने हमें अलग से कुछ परसेंटेज बता दी कि कितनी आपकी एग्रीकल्चर इनकम जाएगी और कितनी आपकी बिजनेस इनकम जाएगी। अब बाकी के प्रोडक्ट्स के लिए, वीट, राइस वगैरह, इन सब के लिए क्या है हमारे पास, रूल 7। उसमें बताया हुआ है कितनी आपकी एग्रीकल्चर इनकम जाएगी और कितनी आपकी बिजनेस इनकम जाएगी। रूल 7 में आपको बताया, ये रूल नेम याद रख लेना, रूल 7, ठीक है। इसे मैं आपको ना एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अब ये देखो, आपको एग्जाम्पल पर वापस आपकी लेके जाती हूँ, ये वाली। अभी इसमें से आपको निकालना है कि कितनी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और कितनी आपकी दूसरी वाली इनकम है, बिजनेस इनकम है। तो कैसे निकालोगे, रूल 7 लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम वीट बनाने हैं, ना रबर है, ना कॉफ़ी है, ना टी है ना, तो रूल 7 लगेगा। तो यहाँ से ही आपको मैं रूल 7 बता दूँगी कैसे लगेगा। अब मैंने 50,000 का फ्लोर बेचा था, इसमें से मुझे निकालनी है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम निकालना तो बड़ा ही ईजी है। देखो कि अगर आप यहाँ से वीट बेचते तो क्या आपको मिलता, मतलब मार्केट प्राइस देखोगे आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। मार्केट में अगर आप फ्लोर की जगह पे वीट यहाँ पे बेचते तो आपको कितना प्राइस मिलता, मार्केट वैल्यू क्या है आपके सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, ये वाले प्रोडक्ट की नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आपकी मार्केट वैल्यू क्या है वो ले लो आप मार्केट वैल्यू।
उसमें से आपके जितने भी एक्सपेंस हुए हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपके जितने भी एक्सपेंस लगे हैं ये उगाने में, वीट को उगाने में, माइनस कर दो, तो आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी ना। सिंपल है। अगर मान लो कि आप ये प्रोसेस नहीं करते तो आप अपना वीट मार्केट में बेचते ना, तो वीट मार्केट में बेच के आपको कितना मिलता? मार्केट प्राइस सोच लो वीट का चल रहा है 20,000 आपको वीट का मिलता। अब मुझे ये वीट उगाने में मतलब मेरे एक्सपेंसेस कितने लगे? जितनी सेल में से एक्सपेंस माइनस करो तो प्रॉफिट आता है ना, तो सेल तो हमें मिल गई 20,000। अभी एक्सपेंस मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी लगी? मान लो मुझे 10,000 लगी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो बाकी बचे 10,000 मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई ना। एग्रीकल्चर इनकम निकालना तो बड़ा इजी था। अब इस 50,000 में से मुझे एग्रीकल्चर इनकम तो मिल गई। अब मुझे देखना है कि मेरी बिजनेस इनकम कितनी है। तो बिजनेस इनकम निकालने का है सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब आपने जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, यानी कि फ्लोर बनाया है, वीट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उससे मैंने फ्लोर बनाया ना, तो जो भी आपने अपना फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बेचा उससे जितना प्राइस मिला है दैट इज़ 50,000 जितना मिला था मुझे, उसमें से आपको लेस करना है मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो आपके वीट की मार्केट वैल्यू थी ना उसे माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो आपकी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम है ना, वो तो उसे तो अलग निकाल लो। 50,000 में से जो अगर मैं डायरेक्टली वीट बेचती तो उसका प्राइस था 20,000, तो 20,000 तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, तो उसे तो निकाल लो, तो वो तो आपकी बिजनेस इनकम नहीं आएगी। ठीक है, अभी आपके पास आ गई जितनी आपको बिजनेस से सेल प्रोसीड हुई है। कितनी हुई है बिजनेस से सेल प्रोसीड? 30,000 हुई है बिजनेस से। अब ये सेल है, इसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपके जितने भी लगे हैं, मतलब कि आपने जो वो मशीन में गेहूं डाला, उससे आटा बनाने में जितने भी एक्सपेंस लगे हैं, लेबर वगैरह सबके, वो माइनस कर दो। सेलिंग एक्सपेंस वगैरह सब कुछ माइनस कर दो, तो आपके पास बिजनेस इनकम आ जाएगी। नॉर्मल था रूल 7 एकदम ही। क्या करना है? सबसे पहले अगर आप आपको देखना है कि आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू क्या है, उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस करना, आपका एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी? फिर जितनी आपको सेल प्रोसीड हुई है उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ये वाली माइनस कर देनी है, और मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस माइनस कर देने, तो बिजनेस इनकम आ जाएगी। नॉर्मल था रूल 7। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये एक मिनट टेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। नॉन apportionable expenditure related to composite business of agriculture and non-agriculture is fully charged to non-agriculture business। मैंने यहाँ पे बोला कि आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अब सोचो आपके पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसे आप अलग अलग नहीं कर सकते हो कि वो यहाँ पे एग्रीकल्चर में यूज़ हुआ है या फिर बिजनेस में यूज़ हुआ है, आप वो नहीं निकाल सकते हो अलग अलग। सोचो आपने ना एक वॉचमैन रखा हुआ है जो आपकी फैक्ट्री की भी देखभाल करता है और आपकी लैंड की भी देखभाल करता है कि लैंड में कोई पंछी वगैरह आके ख़राब ना कर जाए या कोई आपका वीट ना तोड़ के ले जाए। तो आपने वॉचमैन रखा है और उस वॉचमैन को ना पूरा आप 5,000 देते हो, ठीक है, टोटल मंथली। आप क्या इसमें बता सकते हो कि कितना यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर के लिए और कितना नॉन एग्रीकल्चर के लिए? नहीं बता सकते हो। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस जो अपोर्शन नहीं कर सकते हो आप एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर में, उसको आपको पूरे के पूरे को नॉन एग्रीकल्चर ट्रीट करना है, मतलब कि यहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे। ठीक है, ये था हमारा एक टेक्स्ट पॉइंट। और इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग भी ख़त्म होता है। पूरे 5 के 5 पूरे हमने सारे पॉइंट्स कर लिए जितने भी थे हमारे पास। 3 थे, 3 में भी सब 3 थे यहाँ पे। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमने कर लिए हैं और हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर इनकम 3 तरीके से हो सकती हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या आप करोगे तो आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, क्या नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अपना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अगर मैं आगे का करवाऊंगी तो आपको ये पीछे वाला भूल जाएगा। एक बार इसे अच्छे से रिवाइज़ करो, समझो, जहाँ पे नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देखो, वो वाले पॉइंट के लिए अच्छे से इसके नोट्स वगैरह बना लो। फिर उसके बाद हम अपनी कल की क्लास में मिलेंगे। एक क्लास और लगेगी और हमारा एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फटाफट से हम अपना डायरेक्ट टैक्स ख़त्म करेंगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी करना है। और बेटा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रेगुलरली टेस्ट दो, बहुत ज़रूरी है। ये आपकी रिवीजन करेंगे, आपको लास्ट में रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपके टेस्ट में। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आपको दोनों ग्रुप ज्वाइन करने हैं, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं वहीं पे डालती हूँ।
क्लास होगी नहीं होगी, कब होगी, वो सब कुछ मैं आपको ग्रुप में बताती हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो आपको कंपल्सरली ज्वाइन करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।